हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो कि है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये मैं 3 पार्ट में सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ। तो 3 पार्ट आप लोग ज़रूर देख लेंगे और उसके बाद अगला पार्ट रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो इस तरह से मैं आप लोगों का परीक्षा से पहले पूरा सभी कवर कर दूंगी। तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन को सुनते जाएं ताकि आप लोगों को सभी के आंसर अच्छे से आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, अति लघु त्रीय प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द बताइए जो हमेशा एक वचन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कौन कौन सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। आकाश को कभी आकाशे नहीं लिखते हैं, वर्षा को वर्षाएं नहीं लिखते हैं, सत्य को सत्य नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ध्वनि किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा एक ही 1 लाइनर आंसर आप लिखेंगे कि भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी के लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। हमेशा याद रखेंगे, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, और जो कि बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, कि स्वर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वर वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। होप आप लोग को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। स्वर वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि जिन वर्डों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वर क्या होता है कि जिन वर्डों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्डों के उच्चारण में स्वर की सहायता से उनका उच्चारण किया जाता है, जिन वर्डों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है। होप आप लोग को स्वर और व्यंजन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ड के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्यंजन वो कहलाता है जिसमें स्वर के सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जिन वर्डों के उच्चारण में स्वरों के सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। होप आप लोग को स्वर और व्यंजन में अगर अंतर भी पूछा जाएगा तो आप दोनों का अंतर डिफिनीशन में ही है, आप डिफिनीशन उठा के लिख देंगे, अंतर खूबहू सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्डों के योग से बना है। तो क धन खष्टी श बराबर छ होता है। क धन क, ठीक है, नीचे हलंत और धन खष्टी श, और यही मिलाकर क्या बनता है, छ बनता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्डों के योग से बनता है। तो त धन र बराबर त्र होता है। और ध्यान दीजिएगा, नीचे कामा जरूर रहना चाहिए। त धन र के नीचे ऐसे कामा और बराबर होता है त्र। ठीक है, इस तरह से त्र बनता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। त धन र, त के नीचे कामा और धन र के नीचे इस तरह से हलंत, ये कामा जो होता है हलंत लगा देंगे ऐसे, त के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत बराबर त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है और ज धन इया दोनों मिलकर के ज्ञ का निर्माण करते हैं। ज धन इया से मिलकर के ज्ञ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर किसी के ऊपर ऐसे बिंदी हो, जैसे ऐसे करके बिंदी हो, तो ये क्या है? तो यह किसका चिन्ह है? तो यह अनुस्वार का चिन्ह है। ये चंद्र बिंदु इस तरह से हो, मतलब यहीं पर अगर चंद्र बिंदु होगा तो ये चंद्र बिंदु होता है फ्रेंड्स। ये जैसे चंद्र बिंदु देख सकते हैं ना, यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से, ऐसे चंद्रमा बना और यहाँ बिंदी, तो ये चंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब अल्प वर्षा। तो अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाषाई कौशल बताइए। सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपली, सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ला मतलब ली मतलब लिखना। सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषाई कौशल सुबोपली। सुबोपली सिर्फ आप ये याद रखेंगे, सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और वही क्रम से भी होता है, कभी कभी पूछता है सबसे पहले क्या आता है, सुनना आता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है। नेक्स्ट है, पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पठन का अर्थ है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना। ठीक है, मतलब अगर हम, जैसे मैं जोर जोर से पढ़ के, मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये भी पठन हो गया। और अगर आप लोग मन में पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरी बातों को सुन करके आप मन ही मन में पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपनी बुक उठा करके मन ही मन में पढ़ें, बोले ना, तो वो मौन पठन होता है। ठीक है, मौन रूप में पढ़ना और बोल करके पढ़ना दोनों ही प्रकार है पठन का, और जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। मतलब लिखी हुई, मुद्रित मतलब होता है फ्रेंड्स लिखी हुई जो चीजें हैं उनके भाव को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं जो बोल रही हूँ उसको आप समझना, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप मन में भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप समझ के पढ़िए, तो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है पठन के अंतर्गत। ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब पठन के सोपान की बात करते हैं। तो पठन के कितने सोपान होते हैं? पठन के 3 प्रमुख सोपान होते हैं। पहला है मुद्रित प्रतीकों की पहचान। ठीक है, दूसरा है अर्थ ग्रहण, मतलब अर्थ को ग्रहण करना, और तीसरा है अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। ठीक है, जैसे कोई जो अर्थ आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे जो चीजें आपने पढ़ी और उसका जो आपने अर्थ ग्रहण किया है उसको दैनिक जीवन में उपयोग करना। जैसे कहते नहीं है लालच बुरी बला है, मतलब इस तरह से कहानी नहीं आप लोगों ने मतलब नैतिक शिक्षा का जो स्टोरी सुनाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब आप लोग खुद मतलब स्कूल में टीचर होंगे, या कई लोग टीचिंग करते भी होंगे प्राइवेट रूप से, तो नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन आप लोग पढ़ाते हैं जब बच्चों को, तो उसमें क्या मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें छुपी हुई रहती हैं। मतलब एकता में शक्ति है, लालच बुरी बला है, इस टाइप से। तो उसको बच्चे ग्रहण भी करें कि हाँ, टीचर ने मेरे बताया था लालच बुरी बला है, तो हम लालच नहीं करेंगे, एकता में शक्ति होती है तो संगठित होकर के रहेंगे। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो आप जो है मतलब उसको ग्रहण भी करें। ठीक है, इसका पठन का ये सोपान होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बालकों से पठनगत अपेक्षाएं क्या क्या है? पहला है चित्र पठन, दूसरा है शब्द पठन, तीसरा है शाब्दिक पठन, और चौथा है वर्ड पठन। ठीक है, चित्र पठन यानी चित्र को देख करके पढ़ना, शब्द पठन मतलब शब्दों को पढ़ना, शाब्दिक पठन, ठीक है, ठीक है, शब्दों को पढ़ना, ठीक है, वर्ड पठन मतलब अक्षरों को पढ़ना। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो पहली होती है, 2 अपेक्षाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत 2 प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। पहली है चिंतनात्मक पठन, ठीक है, और दूसरा है सृजनात्मक पठन।
ठीक है। चिंतनात्मक मतलब किसी चीज में चिंतन करना, मतलब सोचना विचारना। चिंता और चिंतन में बहुत डिफरेंस होता है। चिंता अलग चीज होती है, टेंशन, और चिंतन मतलब होता है किसी चीज का मनन और चिंतन करना, मतलब उस चीजों के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने का प्रयास करना। ठीक है। तो चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक, सृजनात्मक मतलब फ्रेंड्स क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिव जो पठन होता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 17, उच्चारण के दोष बताइए। उच्चारण के कौन कौन से दोष होते हैं? तो पहला दोष है रुक रुक कर बोलना। ठीक है, जो लोग रुक रुक के बोलते हैं कोई चीज, तो वो उच्चारण संबंधी दोष होता है। अगला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गदगद स्वर में बोलना, मतलब बहुत खुशी पूर्वक गदगद होकर के बोलना। तो गदगद होके बोलेंगे तो ध्यान नहीं देंगे कि क्या गलत बोल रहे हैं या सही सही बोल रहे हैं, बस उसमें उच्चारण संबंधी दोष आ जाती है। जैसे कभी कभी रिजल्ट वगैरह आता है तो बहुत खुशी होती है, तो उस तरह से मतलब उस समय जो उच्चारण करते हैं तो थोड़ा गदगद स्वर में बोलते हैं ना, तो इसलिए वो उच्चारण संबंधी दोष, उसमें त्रुटियां हो जाती है कि उसमें आदमी सोचता विचारता नहीं है। नेक्स्ट है दीनता के स्वर में बोलना, मतलब किसी से कुछ मांगने की याचना के स्वर में, मुझे ये दे दो, इस तरह से मतलब और भी शब्दों को बोलना। ठीक है, हर चीज़ों में जैसे लगता है कि याची बन करके मतलब मांग रहे हैं किसी कोई चीज़ को, और जबकि कुछ नहीं मांग रहे होते हैं। ठीक है, ये तो दे दो तो सच में मांग रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मांग रहे होते, फिर भी दीनता के स्वर में, मतलब जब लग रहा है कि कितना मतलब मांगने का वो है, और कितना मतलब कुछ लोग संकोची टाइप के होते हैं तो इस तरह से वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिन जो संकोच करते हैं किसी से कुछ भी बोलने में, तो दीनता के स्वर में वो बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गा गा कर बोलना। ठीक है, तो कुछ लोग गा गा के खूब लंबा खींच खींच के बोलते हैं, तो वही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना, मतलब आधे शब्दों को खा जाना। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आधे शब्द समझ में आते हैं और आधे शब्द को वो खा जाते हैं, तो इस तरह से। तो ये सारे जो है पठन संबंधित त्रुटियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 18, पठन में दक्षता अवरोध के कारण का मतलब कारण बताइए, या पठन कौशल के दो बाधक तत्व बताइए। मतलब पठन कौशल, ये क्वेश्चन पठन कौशल के दो बाधक तत्व बताइए, ये डीएलएड 2019 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है पढ़ने की कला का अभाव। ठीक है, दूसरा है पठन रुचि का अभाव, तीसरा है चिंतन का अभाव। ठीक है, पढ़ने की कला का अभाव मतलब सही ढंग से कैसे पढ़ा जाना चाहिए इसका अभाव होना। दूसरा है पठन में रुचि का अभाव, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट ना लेना, ये भी पठन संबंधी क्या होती है, बाधक तत्व होता है, मतलब सीख नहीं पाता है फिर ठीक से बालक। अगर वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो ठीक से किसी चीज़ को सीख नहीं सकता है। नेक्स्ट है चिंतन का अभाव। चिंतन मतलब सोचने का, मतलब जैसे कोई चीज़ अगर आपको पढ़ा रहा है टीचर, तो उसके बारे में आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसमें आप उतर नहीं रहे हैं, तो वो भी पठन का अवरोधी बाधक तत्व ही है। नेक्स्ट है मन की एकाग्रता का अभाव। मन की एकाग्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आप लोग को अगर पढ़ा रही हूँ तो आप लोग का मन सिर्फ इसमें एकाग्र होना चाहिए, किसी और चीज़ में नहीं, कि कौन से गेस्ट आए हुए हैं या फिर क्या घर में हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। जितने समय का वीडियो बन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, उतने समय तक सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो एकाग्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दृष्टि दोष का होना। अगर मन आँखों में प्रॉब्लम है, नेत्र दोष है, मतलब जैसे कम दिखाई देता है, तो ये भी पठन में एक बाधक जो है तत्व हो सकते हैं। तो 2 ही पूछा गया था फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 हो गया है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? ठीक है, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त करना, प्रकट करना। ठीक है, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होती है? तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होती है? स्वतंत्र अभिव्यक्तियों का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। लिखित मतलब लिख करके किसी चीज को अभिव्यक्त करना, ठीक है, और मौखिक मतलब होता है बोल करके अब चीजों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है? तो पहला है बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना। ठीक है, मतलब बालक
जब पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा के शिक्षक, जब आप शिक्षक या शिक्षिका बनेंगे तो आप लोग का उद्देश्य यही होगा कि हम पाठ को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना दें कि सामने वाला बच्चा हम में रुचि लेकर के और उस चीज़ को आसानी से और बिल्कुल मतलब आसानी से कठिन चीज़ों को भी सरलता से सीख सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना। नेक्स्ट है बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना, मतलब क्रिएटिविटी, जैसे कोई चीज़, जैसे कलात्मक चीज़ें उनको मतलब बनाने के लिए बोलना, क्रिएटिव बनाना बच्चों को, तो उसकी ओर प्रेरित करना। आप लोग जानते हैं छोटे बच्चे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिएटिव चीज़ होती है ना, कुछ उनको बनाने के लिए दे दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, कलर करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मन से इत्मीनान से घंटों बैठ के कलर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब पठन अभिवृद्धि का विकास इस प्रकार से बच्चों में देर तक बैठने की चीज़ें विकसित होती हैं, मतलब किसी चीज़ में एकाग्रता भी बढ़ती है। इससे ये भी तो फायदा है, ड्राइंग अगर बच्चों को कलर करने के लिए दिया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी एकाग्रता उसमें मतलब उसमें बढ़ रही है। केवल पढ़ने को देंगे तो फिर वो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए, मतलब परिवेशीय विषयों में पर चर्चा से लाभ बताइए। तो पहला लाभ है परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा है बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है भाषाई कौशल का विकास होता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका मतलब होगा जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, ठीक है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। तो यहाँ पे रतन पुस्तक लिखता है, तो रतन पुस्तक लिखता है तो रतन केवल पुस्तक लिखने की क्रिया कर रहा है। पहला एग्जाम्पल है रतन पुस्तक लिखता है, तो रतन पुस्तक लिख रहा है तो एक ही क्रिया वो कर रहा है। मतलब सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक ही क्रिया हो रही है। जैसे रतन पुस्तक लिख रहा है, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना, पढ़ना, ठीक है, दौड़ना, भागना, हंस, मतलब ये सारी चीज़ें, जंप करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। मोहन चाय बना रहा है, तो चाय बनाना भी क्या है, क्रिया कर रहा है। मोहन चाय बना रहा है, चाय बनाने की क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य मौजूद हों, ठीक है, और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु और परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हो गया, मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। ठीक है, तो ये किंतु क्या है, यहाँ पे संयोजक है। ठीक है, इसके द्वारा मतलब इसके किंतु से ये जुड़ा हुआ है, एक संयोजक से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में डिफरेंस आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगला होता है फ्रेंड्स मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। जैसे कि संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो। प्रधान वाक्य क्या है, संघ प्रमुख के आते ही, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। और इसमें क्या है, सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयं सेवक मुस्कुरा रहे थे। तो इसमें ये दो उपवाक्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मिश्रित वाक्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मूल्यांकन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची है, इसकी जानकारी लेना मूल्यांकन कहलाता है। मतलब बच्चा कितना सीखा है,
मतलब बालक कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना सीखा है, इसकी जांच करना। इसकी जांच चाहे आप ओरल टेस्ट लेकर के कर सकते हैं, चाहे आप रिटन टेस्ट लेकर के कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे कभी किसी किसी स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स में कोई एक चैप्टर पढ़ाए एक हफ्ते में, ठीक है, 1-2 चैप्टर उन्होंने ख़त्म किया, हफ्ते के लास्ट में मतलब वीकेंड पे वो, या फिर मंडे को, मतलब जैसे एक वीक में जो पढ़ाया उन्होंने मंडे को उसके टेस्ट के लिए बोल दिया। तो इससे टीचर्स को ये आसानी हो जाती है कि कितना सीखा है बच्चे ने, कितना सीखा है, कितने बच्चे 10 या 20 मार्क्स का अगर पूर्णांक है तो 20 आउट ऑफ 20 कितने बच्चे पा रहे हैं, कितने बच्चे 10 ही पा रहे हैं 20 में से, कितने बच्चे 5 ही मार्क्स ला रहे हैं। तो उस प्रकार से उन्हें फील होगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाया है बच्चों को और बच्चों ने कितना सीख लिया है, इसे और दोबारा बताने की ज़रूरत है अथवा आगे चैप्टर को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो ये मूल्यांकन होता है। हमारे जो डीएलएड में भी जो पेपर्स होते हैं वो मूल्यांकन किया जाता है ना। जब रिजल्ट आता है तो उसमें मूल्यांकन किया जाता है कि ये सेमेस्टर जो है सभी सब्जेक्ट पास हो गया, मतलब सही है, मतलब क्लियर हो गया सारी चीज़ें। बैक आ जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, पीएनपी कार्यालय की कमियां या फिर डाइट की कमियों की वजह से भी बैक आ जाता है, और कभी कभी हमारी खुद की कमियों की वजह से भी, स्टूडेंट्स की खुद की कमियों की वजह से भी बैक आता है। तो उसमें क्या है कि मतलब उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने की हमें आवश्यकता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों यानी मौलिकता की जांच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन प्रेक्षात्मक मूल्यांकन, बस क्वेश्चन में ही आंसर है, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयोग, परलोक, निरामिस का विलोम शब्द बताइए। तो संयोग का विलोम होता है वियोग, ठीक है। परलोक का होता है लोक और निरामिस का होता है शामिश। तीनों ध्यान दीजिएगा, संयोग का वियोग, परलोक का लोक और निरामिस का शामिश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए। उन्नति का विलोम है अवनति और कृतज्ञ का है कृतघ्न। नेक्स्ट नंबर 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य और कमल। तो सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। और कमल का है अंबुज, सरोज, सरसिज या जलज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सूर्य और कमल की पर्यायवाची याद कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं, घर को कहते हैं, याद रखिएगा, घर को ही अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ध्यान दीजिएगा, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। मतलब देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अज्ञात है, मतलब ये किस भाषा से लिए गए हैं ये पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हिंदी में ही तो बात करते हैं, और हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है, साहित्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सुटेबल आंसर है कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मतलब जिसमें ज्ञान का अथाह कोश संचित हो, मतलब ढेर सारा ज्ञान जिसमें विद्यमान हो, उसका कोश हो पूरा, वो होता है साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं या कितने अक्षर होते हैं। तो 52
हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितने पूरे वर्ण होते हैं? टोटल 52 होते हैं। और फ्रेंड्स, अब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? तो 33 व्यंजन है। टोटल नंबर कितने होते हैं, मतलब टोटल वर्ड या अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ड या अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्ड वे हैं जिनको खंड खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ड कहलाती है। वर्ड वे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंड खंड नहीं कर सकते हैं, यानी अखंड मूल ध्वनि ही वर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब हिंदी वर्णमाला नहीं बोलते, हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की हिंदी भी वर्णमाला ही होती है ना। और हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णमाला, मतलब वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। बहुत ही अच्छा आंसर। अगला है, व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण। ठीक है, ये सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है। तो क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व। कभी कभी क्या होता है, य, र, ल दिया गया है, मैंने पिछला पढ़ाया था बच्चों को, मतलब पिछले साल के जो बच्चे मतलब थे 4th सेमेस्टर के, तो फ्रेंड्स वहाँ पे य, र, ल दिया गया था और उसमें व ना दे करके ब दे दिया गया था। ठीक है, तो मतलब ब दे दिया गया था, तो ब ही गलत था। य, र, ल, व होता है, ब नहीं होता है। ठीक है, तो ब को बिल्कुल मतलब रॉन्ग हो गया था, मतलब वो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने ध्यान दिया था पढ़ाते समय, तो वहाँ ब दिया गया था, तो ब जो है गलत होता है, व होता है, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, श और ह। ठीक है, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और ह, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। जितने श वाले होते हैं और ह, ये होता है आपका ऊष्म व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व क्रम से। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? ड़ और ढ, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निषेधात्मक तथा या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। मतलब निषेध मतलब क्या होता है? इनकार, मना करना। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक कहते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो ये बहुत 2 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, मतलब स्वयं देख करके निरीक्षण करना और स्वयं अनुभव करना। ठीक है, दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास। ठीक है, तो ये आपके जो है ज्ञानार्जन तथा ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। ठीक है, तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वो होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, मतलब जिसमें ध्वनि में साम्यता होती है वही पठन शिक्षण की साम्य ध्वनि होती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आकाश का, मान लीजिए आकाश है, आकाश का अंबर, गगन, नभ, व्योम।
ठीक है, तो ये आप आकाश भी बोल सकते हैं, अंबर भी बोल सकते हैं, गगन बोल सकते हैं, आसमान भी बोलते हैं लोग। आसमान में बिजली चमक रही है, या आकाश बोलेंगे, आसमान बोलेंगे, नभ बोलेंगे, गगन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी मतलब एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग भी ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 46 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने अमरूद मिले? ठीक है, मतलब तो कितने बच्चों को अमरूद मिले, मतलब 15 अमरूद है, मतलब टोटल नंबर ऑफ गुआवा कितने हैं, 15 है, और एक बच्चे को 3 अमरूद दिया गया, तो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों में अमरूद बांटा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अमरूदों की संख्या हो गई 15, प्रति बच्चा मिले अमरूद 3 अमरूद, तो 3 अमरूद मिले एक बच्चे को, इसलिए 1 अमरूद मिलेगा 1/3 बच्चे को, इसलिए 15 अमरूद मिलेगा। 1 गुणे 15/3 बराबर 5 बच्चे को। तो अतः 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जिनको 3-3 अमरूद मिले 15 अमरूद में से। ठीक है, तो होप आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे फटाक से। तो अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर के पुनः हाजिर होंगी, और आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है बिल्कुल बताइएगा, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।